वेलकम टू ऑल इन साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल। माय नेम इज अभिषेक दीक्षित और आज से हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के बारे में। क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज अगर आप टॉप 5 सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं तो जहाँ पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स की एक सीरीज, जहाँ पर हम सिविक्स के जो कि 3 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड हिस्ट्री की पूरे सिलेबस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को भी लेकर आने वाले हैं जो कि हमारा पार्लियामेंट चैप्टर है, यूनियन लेजिस्लेचर। पहला चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो बिफोर टू स्टार्ट द क्लास वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट कि हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सेक्शन में, स्पेशली बिकॉज दिस सेक्शन इज बिलोंग टू बी आईसीएसई बोर्ड। तो ये आईसीएसई बोर्ड के लिए हमारा पूरा डेडिकेटेड आपका वीडियो है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है आईसीएसई बोर्ड में, उस सिलेबस के तहत अगर आप देखेंगे तो कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए और बोर्ड का पैटर्न क्या है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, या हमें होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए जिससे आइडिया रहे आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपके दिए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th के लिए अगर आप देखेंगे फॉर द क्लास 10th, तो क्लास 10th का जो हमारा सिलेबस पार्ट है उसमें हिस्ट्री एंड सिविक्स सेक्शन हमारा दिया गया है। और हिस्ट्री एंड सिविक्स सेक्शन में एग्जामिनेशन में आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है। आउट ऑफ 80 मार्क्स वी हैव टू कंक्लूड इन 2 पार्ट्स, 30 एंड 50। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। 30 एंड 50 मार्क्स हमारा यहाँ पर सिलेबस में पार्ट होता है। जो 30 मार्क्स होता है ये कंपलसरी पार्ट होता है, यानी कि आपको करना ही करना है, इसमें कोई चॉइस वाला ऑप्शन होता नहीं है। बात कर लेंगे कैसे क्या होता है। 50 मार्क्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आते हैं 30 मार्क्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। 30 मार्क्स में भी 16 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एमसीक्यू पैटर्न से दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि 16 एमसीक्यू होंगे। 7 क्वेश्चंस आपके होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और इस प्रकार 14 आपके क्वेश्चंस, 14 मार्क्स यहाँ से कवर होगा और इस प्रकार ये बनता है जाकर के 30, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में, कंपलसरी पार्ट के तौर पे इसे काउंट किया जाता है, जिसमें सिविक्स और हिस्ट्री दोनों के एमसीक्यू और दोनों के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ते हैं। पहले चैप्टर को हम देखेंगे कितना वेटेज है इसका और आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड बात यहाँ पर आती है 50, जो 50 मार्क्स का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखना ये पड़ेगा कि ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो सिविक्स और एक तो हमारा हिस्ट्री, यानी कि 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सिविक्स से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि यू हैव टू अटेम्प्ट द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड पार्ट दैट बिलोंग टू बी द सिविक्स सेक्शन। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे सिविक्स के, समझना बात को, 3 क्वेश्चन आपको सिविक्स के दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उन 2 क्वेश्चंस में आपको, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वो जो एक क्वेश्चन होगा उसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और टोटल आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एक हाथ आपको दिया जाएगा। यानी कि ये तो पहला हमें बाइफर्केशन हो गया। इसी तरीके सिविक्स में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी कि आपको 20 मार्क्स आपका सिविक्स का सेक्शन हो जाएगा जो 50 मार्क्स का है। बचा क्या, 30 वाला सेक्शन बचा इसमें। अब जो 30 मार्क्स का सिलेबस पड़ा हुआ वो हिस्ट्री से बिलोंग करता है। और हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में यही जो 30 मार्क्स में है, यानी कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और आपके पास ऑप्शन में होंगे 5 क्वेश्चंस, यानी कि सेम सिलेबस पार्ट रहेगा आपका 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो बाइफर्केशन अगर आप करते हो पूरे सिलेबस की हिस्ट्री एंड सिविक्स की, तो आप ये समझ सकते हो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि 30 मार्क्स कंपलसरी है। 50 मार्क्स में 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 सिविक्स से करने हैं, 3 आपको हिस्ट्री से करने हैं। सिविक्स में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें 2 करने होंगे और आपको हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। दैट द सिलेबस पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है सिविक्स का पहला चैप्टर, दैट यूनियन लेजिस्लेचर विच इज ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट इज अ यूनियन लेजिस्लेचर। सो वी हैव टू जंप ऑन दैट एंड हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को विदाउट किसी प्रकार का डिले करते हुए। तो हमारा जो टॉपिक है आज का
यूनियन पार्लियामेंट है, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। दूसरा चैप्टर जो दिया गया है आपका वो एग्जीक्यूटिव का दिया गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। और जो थर्ड चैप्टर सिविक्स का है वो जुडिशरी के बारे में दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़ते हैं। इस प्रकार हमारा पूरी सिविक्स क्लास 10 की समाप्त होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज अ मेंबर ऑफ कंट्री, सिटीजन के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की गवर्नमेंट चलती कैसे है, वर्क कैसे होता है, ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ये पार्लियामेंट के जो एमपीज होते हैं कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, सांसद क्या होते हैं, आपने सुना होगा एमएलएस के बारे में, विधायक क्या होते हैं। जब हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो क्यों ना हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनके पास पावर्स क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन कौन इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर द सेक ऑफ दैट इट इज इंक्लूडेड इन अवर पार्ट, और हमारे सिलेबस को ऐड किया गया क्लास 10th में, क्योंकि ये माना जाता है क्लास 10th से स्टूडेंट जो अवेयर हो चुका है अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना हमारा जरूरी है। सो नाउ वी हैव टू जंप ऑन द टॉपिक। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात आती है कि किसी भी कंट्री में जहां पर डेमोक्रेसी है, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी टॉक अबाउट इंडिया इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बोथ। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट इस जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक नहीं है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये हमारा पार्ट अलग है जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं सिविक्स में। बट डेमोक्रेसी का आइडिया होना जरूरी है। किसी भी कंट्री में जहां डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहां कुछ चीजें जरूर दिखाई देंगी, और इसीलिए हम यहां पर इसका एनालिसिस कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें वो दिखाई पड़ेंगी जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, उनमें से सबसे पहली चीज आप देखेंगे, जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी वहां पर एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। क्या होता है मतलब, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस। दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, एंड थर्ड जो होगी वो हमारी जुडिशरी होगी। यानी कि डेमोक्रेसी जो है उसके 3 पिलर बेसिक माने जाते हैं, फाउंडेशन पिलर माने जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि प्रेजेंट टाइम में एक 4th पिलर भी माना जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेस या मीडिया। ये चारों पिलर मिलकर के किसी भी देश की गवर्नमेंट को, किसी भी देश की कंट्री को रन करने में हेल्प करते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या है। जो भी बॉडी देश के अंदर लॉ बनाने का काम करती है, जहां पर लॉ का फॉर्मेशन होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉ का फॉर्मेशन होता है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा जैसे कि एक एक्ट पास किया गया जो वक्फ बोर्ड का था, ये किसने पार्ट किया, पार्लियामेंट ने किया। ये लॉ मेकिंग बॉडी है। इससे पहले आपने देखा कि 370 हटाई गई, किसने हटाया, लॉ पास करके। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। ये लॉ से रिलेटेड मसला है। यानी कि जब भी कोई लॉ मेकिंग के तौर पे काम किया जा रहा होगा वहां पर लेजिस्लेचर का वर्ड आएगा। सो लेजिस्लेटिव जो हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं, ये कैसी बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉ बना दिया गया, बट अगर लॉ बन गया है तो उसे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। वी हैव अ नीड टू इंप्लीमेंट द लॉ। और इंप्लीमेंटेशन का काम किसका होता है, लॉ तो बना दिया लेकिन लॉ इंप्लीमेंट करने वाली जो बॉडी होती है उसी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडी। जैसे मैं अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस का क्या काम है, पुलिस क्या है, इन दोनों में से पुलिस किस कैटेगरी में रखी जाएगी। तो आपने देखा कि रोड के किनारे पुलिस खड़ी रहती है। पुलिस इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी, पुलिस इज नॉट अ जुडिशरी बॉडी। पुलिस का काम जजमेंट करना नहीं है, पुलिस का काम लॉ बनाना नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करना। यानी कि अगर आपने लॉ बना हुआ है कि एक बाइक में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, अगर 3 बैठे होंगे तो पुलिस का सिर्फ इतना काम है कि उस लॉ के तहत आपका जो चालान काटने का राइट है वो चालान काट के आपको कोर्ट तक भेज दिया जाएगा। वो बात अलग है, पुलिस 2-4 डंडे लगा देती है, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन को मेंटेन करने का, लेकिन पुलिस का काम बिल्कुल भी वो नहीं है। पुलिस का सिर्फ इतना काम है टू इंप्लीमेंट द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी जो हमारी स्टेट लेवल की होती है। पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड जुडिशरी का काम क्या है। इफ कोई ऐसा लॉ बनाया गया जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो, इट इज मे बी पॉसिबल, और ऐसा हुआ भी है कई बार। फॉर एग्जांपल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, बट ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने का काम करती हूँ। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, देखा होगा 2020 के आसपास कोरोना पीरियड जब आया था, उसी टाइम में एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो पूरे देश में दंगे हुए, खूब वायलेंस हुआ। फिर ये मामला कहां पहुंचा,
कोर्ट में पहुंचा। जब किसी भी लॉ में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस होगा और ये लगेगा कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर जजमेंट देने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। दूसरी चीज, अभी मैंने बात किया कि अगर लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है और उसे लगता है कि आप लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने और पुलिस के द्वारा ये पाया गया कि आपने उस लॉ को ब्रेक किया है, तो पुलिस चालान काट के आप कहां भेज देगी? जुडिशरी के पास। यानी जजमेंट का काम किसका है? जुडिशरी का है। और इसी तरीके से पूरे देश में स्ट्रक्चर बना हुआ है और जहां से हम रन करते हैं किसी कंट्री को। यानी कि तीनों इंडिपेंडेंट हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर कंट्रोल नहीं करेगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली एक दूसरे पर इन्वॉल्व होते हैं। जुडिशरी नजर रखता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पर। कोई गवर्नमेंट अगर गलत तरीके से रूल कर रही है तो भी जुडिशरी इंटरफेयर करेगा। सुप्रीम कोर्ट इज द सुपीरियर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी नो ऑलरेडी दैट। बट बिफोर वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पार्ट है, क्योंकि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम जब पार्लियामेंट पढ़ें तो उससे पहले कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। पार्लियामेंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जहां पर राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, सब कुछ एनालिसिस करने वाले इस चैप्टर के अंतर्गत। आई होप ये आपको थोड़ा सा इजिएस्ट लग रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट हो रही होगी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, किसी भी कंट्री में जहां रूलिंग हो रही है, गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ मोदी जी हैं जो इस प्रेजेंट टाइम में देश को रन कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और किसी कंट्री में आपने सुना होगा प्रेसिडेंट होता है, जैसे आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वहां पर प्रेसिडेंट लीडर है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मेन है। ये सिस्टम कैसा है? So for that we have to also understand the method of ruling for a democratic country। और डेमोक्रेटिक कंट्री में मेथड ऑफ रूलिंग में अगर आप आते हैं तो दो मेथड माने जाते हैं बेसिकली। पूरी दुनिया में दो ही तरीके से रूलिंग चल रही है, या तो आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करेंगे या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। इफ वी फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम देन द प्राइम मिनिस्टर इज सुपीरियर। जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है जिन जिन कंट्रियों में, वहां पर जो मेन रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो आपका होता है प्राइम मिनिस्टर। ये ध्यान रखिएगा, कीवर्ड है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूं मैं, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। और जहां जहां आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जस्ट लाइक अमेरिका, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, सो इंडिया जो हमारा है वहां पर आपका मान लीजिए कि प्रेसिडेंट मेन होगा। पहले तो सिंपल आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, इट इज वेरी सिंपल। कनाडा इस तरह से बहुत, अमेरिका जैसे हो गया। ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटेन क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एंड इट इज अ वेरी कॉमन फैक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम विच कंट्री वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो द ब्रिटेन वाज अ कंट्री फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। एंड नॉट ओनली व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो क्यों हमने अडॉप्ट कर रखा है, उसका भी बहुत रीजन है। पिछले 2-2.5 सालों से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ रूल किया, उनके मेथड को इंडियन सब जान चुके थे अच्छे से। अब जब वो छोड़कर जा रहे थे तो हमें नया मेथड अडॉप्ट करना था। तो हमने सोचा कि जब हम उस मेथड पे रंग ही चुके हैं पूरी तरीके से, क्यों ना हम इसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों फॉलो करें, क्योंकि उसे सीखने में टाइम भी लग सकता है। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। अब आते हैं एक वर्ड और समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक वर्ड दिया गया है फेडरल सिस्टम एंड आपका यूनिटरी सिस्टम। ये क्या होता है जरा इसको भी देख लेते हैं। किसी भी कंट्री में, जैसे ये बेसिक टर्म्स हैं, अक्सर क्या होता है किसी भी स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। उसके सामने फेडरल वर्ड आ रहा है, यूनिटरी वर्ड आ रहा है, पार्लियामेंट्री आ रहा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इट्स अ वेरी सिंपल टर्म्स, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। किसी भी कंट्री में या तो फेडरल सिस्टम होगा या तो यूनिटरी सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आस्क दैट इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, तो इंडिया फॉलो द फेडरल सिस्टम। It doesn't matter that India is a quasi-federal. What is the meaning of quasi-federal? We are not going on that, but we have to understand what is the meaning of federal system. इसके लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम कैसे होता है। इंडिया में हम आपको हिंट देते हैं, एग्जाम्पल उससे आइडिया ले लो। इंडिया की अगर आप बात करते हो, इंडिया में 2 प्रकार की गवर्नमेंट चलती हैं। आपने देखा कि सेंट्रल लेवल पर पूरे देश को संभालने के लिए गवर्नमेंट है जो कि आपकी इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है, और जिसे पार्लियामेंट के द्वारा हमारे लीड कर रही है जो मोदी जी गवर्नमेंट है। यानी देश को चलाने के लिए सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनी हुई है। फिर आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में अपनी अपनी एक गवर्नमेंट है। यानी कि यूपी अगर हम बात करते हैं तो यूपी में हमारे योगी बाबा बैठे हुए हैं। यानी कि ये सेंट्रल लेवल की अलग गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल की अलग गवर्नमेंट है। ये दुनिया के हर देशों में ऐसा नहीं होता है, हर देशों में अलग अलग सिस्टम है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम, वहां सेंट्रल लेवल की ही सिर्फ गवर्नमेंट है, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है। इसका मतलब ये है, अच्छा योगी जी के पास पुलिस कंट्रोल में है तो मोदी जी के पास डिफेंस कंट्रोल में, आर्मी कंट्रोल में। स्टेट की जो पुलिसिंग है वो स्टेट के अंडर में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टेट के अंडर में, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर बात की जाएगी तो वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई रिलेशन बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगी। ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को कहा गया है फेडरल सिस्टम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे मैं बात करूं, व्हाट इज फेडरल सिस्टम? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
सेंटर और स्टेट के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया गया किस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जब ऐसा कोई मेथड अडॉप्ट किया गया हो रूलिंग का तो वो फेडरल सिस्टम कहलाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट इन इंडिया, इंडिया इज अ फेडरल विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अडॉप्ट कर रखा है, हमने फेडरल कर रखा है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रूलिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब यूनिटरी क्या होता है, जहां पर क्या होती है ऑल द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ वन गवर्नमेंट, यानी एक ही गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर दी गई हो एंड किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द एग्जांपल। फेडरल सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है, इंडिया। यूएसए इज आल्सो फॉलो द फेडरल सिस्टम। यूएसए में, अमेरिका में भी यही है। तो यूएसए फेडरल को भी फॉलो करता है, प्रेसिडेंशियल करता है। एक ये तरीका हो सकता है। हमने क्या कर रखा, पार्लियामेंट्री प्लस फेडरल कर रखा हुआ है। आई होप इट इज अ क्लियर। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थी, मैंने आपको ट्राई किया कि ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब हम चैप्टर पे एंड जंप करने वाले। यहाँ पर मैंने वो कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं इसी से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट की बात। व्हाई क्वेश्चन, अच्छा बोर्ड का क्वेश्चन है ये। नाउ वी हैव टू, बिकॉज हम आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कहां से क्वेश्चंस आते हैं। हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे यहाँ पर। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सर व्हाई वी अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम, Why we had adopted the federal system, इसका बेसिक कुछ तो रीजन रहा होगा ना। हमने यूनिटरी क्यों नहीं फॉलो किया। सो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। अगर हम यूनिटरी करते, जब हम आज़ाद हुए 1947 के आसपास, तो देश में बड़ी समस्याएं थी। इतने सारे तो प्रिंसिपल स्टेट्स से जो हमारे साथ शामिल नहीं होने चाह रहे थे। इसके बावजूद अगर हमने यूनिटरी रखा होता तो पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती, तो ये संभावना थी कि हमारे देश के जो स्टेट्स थे वो रिवोल्ट कर सकते थे, और उस समय हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम उस रिवोल्ट को सप्रेस कर सके। सो फॉर द सेक ऑफ दैट वी हैव अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम एंड वी हैव गिवन सम पावर टू द स्टेट्स एंड मोस्ट ऑफ द पावर एंड we have taken to be the central government। तो दोनों तरीके से बैलेंसिंग किया गया एंड फॉर दैट वी हैव अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम। हियर द फ्यू पॉइंट वी हैव हाइलाइटेड। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से लगातार मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, बिकॉज इट्स ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। वहां पर बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रोल वहां पर प्ले करे, कैसे वहां से कंट्रोल करे। और अगर हमने यूनिटरी किया होता तो देश के कॉर्नर से अलग अलग साउथ, वेस्ट, आपका ईस्ट, यहाँ के सारे स्टेट इंडिया के खिलाफ रिवोल्ट करने लगते सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इन्हें सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता। यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमने अडॉप्ट किया ड्यू टू द डाइवर्सिटी इज अ सेकंड पॉइंट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है, और ध्यान रखिएगा अगर आए तो ये 2 पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, दैट विल बेटर ऑप्शन। शुरू करते हैं। जब हम कह रहे हैं इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम, apart from that India is not a federal system exactly, but India is a quasi federal. What is the meaning of quasi federal? That India have some feature of federal system and some feature of unitary system. इंडिया ने दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट किया है। वी हैव नॉट अडॉप्टेड कि हमने फेडरल कर लिया या यूनिटरी कर लिया, बट हमने इन दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट किया हुआ है। इन मिक्सचर का मतलब क्या है, जहां समझिएगा, और कैसे कह सकते हो इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, या जहां पर यूनिटी का फीचर दिखाई पड़ता है। पावर तो हमने डिस्टिंग्विश कर रखी है कि सेंट्रल के पास ये, स्टेट के पास ये, बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसी पावर है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, और इस तरीके से दिखाई पड़ता है कि ये फेडरल सिस्टम नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिटी का फीचर दिखाई पड़ता है। और कौन सा, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर हम कहते हैं कि भाई एग्जैक्ट फेडरल सिस्टम दिया गया है, तो एग्जैक्ट फेडरल का मतलब ये, जैसे अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वहां फेडरल सिस्टम प्रॉपर है। स्टेट के पास प्रॉपर राइट होते हैं, पूरे राइट होते हैं, और उस सेंट्रल के साथ डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मैटर में डिस्टर्बेंस कर सकती है, और इसका मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट को, इवन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्प्लीमेंट, और ऐसा कई बार हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हुए थे कुछ दिनों पहले, इसके पहले पिछले 3-4 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू था। महाराष्ट्र में 2019 में इलेक्शन हुए थे, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया वहां पर। ऐसा कई बार अलग अलग स्टेटों में होता रहा है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा ताकतवर है इंडिया में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ताकतवर है तो हम कह सकते हैं कि दैट फेडरल इज बायस्ड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर को ज्यादा ताकत दे रहा है वो। तो यूनिटरी का फीचर ही तो आ गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट के। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे यूएसए में अगर आपने सुना होगा कि डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि वहाँ 2 प्रकार की नागरिकता होती है हर व्यक्ति के पास। एक तो जिस स्टेट में रहता है उसके पास सिटीजनशिप होती है, और दूसरा वो पूरे कंट्री की सिटीजनशिप होती है। हमारे यहाँ ऐसा फीचर नहीं है, बल्कि फेडरल का कैरेक्टर है। हमारे यहाँ सिटीजनशिप केवल इंडियन है,
स्टेट की नहीं है। फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू बी यूपी, तो हमारे पास यूपी कोई सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंडियन की सिटीजनशिप दी गई है। ये जो मेथड है कहीं ना कहीं ये बता रहा है ये यूनिटरी का फीचर है, क्योंकि एक ही सिटीजनशिप है। सो दैट इज अ सिंगल सिटीजनशिप इज आल्सो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप देखेंगे यूएसए में तो स्टेट के अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, हमारे यहाँ स्टेट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे कंट्री को रन करने में हेल्प करता है। सो दैट इज आल्सो द क्वेश्चन मे बी कम आउट इन एग्जामिनेशन दैट व्हाई द इंडिया इज हैव अ unitary features and why the India is a quasi-federal. So you can highlight by using this point. Apart from that, if the question come out that what is the mean of federal system, India is a federal system or not, you can go through this point. I think ये आपके लिए काफी better रहा होगा, understanding आपको topic की बन पा रही होगी. Now we have to come on the next part. अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। दैट वाज अ चैप्टर जहां पर हमने शुरू करना था, यही हमारा चैप्टर है। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस पहले पार्ट में डिस्कस करना जरूरी समझा था। अब आप पूरे चैप्टर को रिलेट कर पाओगे आसानी से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मज़ा भी आएगा आपको, बिकॉज आगे का जो कंटेंट है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज सिंपल सी बात है, हर स्टूडेंट को, हर लड़के को, हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स से बड़ा इंटरेस्ट आता है। मतलब पॉलिटिक्स की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है उसको, और जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो सिविक्स अपने आप आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप आ जाता है। जिसको लीगल नॉलेज होती है कितना अच्छा लगता है, पुलिस आपको रास्ते में रोक ले और अगर रोकती है, अगर आपको मालूम है कि वो गलत तरीके से रोक रही है, तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, आप अपनी बात रख सकते हो। और वो क्यों कब आएगा, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, आपको नॉलेज है बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा कैसे क्या सारी चीजें होती हैं। आज उस चैप्टर को ही हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। 2-3 पार्ट में आपको पूरा हम चैप्टर कंप्लीट करके देंगे, जिसमें आपके लिए 10 मार्क्स, यानी कि एक चैप्टर से 10 मार्क्स आने वाला, पार्लियामेंट से 10 मार्क्स आएगा। दैट विल बी सफिशिएंट अगर आपने पूरा इसमें कवर अप किया हुआ है। वो सारी चीजें मैंने इसमें नोट कर रखी है, चाहे 2-3 बुक्स का कलेक्शन मैंने इसमें किया हुआ है, पॉइंट आउट नोट किया, हैंड रिटन नोट्स बने इसीलिए, जो आपके लिए बेटर होगा, यूजफुल होगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड यूनियन पार्लियामेंट के बारे में। जब हमने आपसे कहा कि लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो लॉ हमारी सेंट्रल लेवल की क्या है, पार्लियामेंट। अगर आपसे पहला क्वेश्चन ही बनता है व्हाट इज पार्लियामेंट, तो हम इसके बारे में देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं पहले बेसिक नॉलेज। और इसी तरीके से मैपिंग करते हुए आप भी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि नोट्स ही अल्टीमेटली आपके लिए हेल्प होंगे। जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, तो यूनियन पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। देयर इज अ 3 ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट। आप सुनते हो लोकसभा, राज्यसभा, ये तो सुनते हैं ना पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन 3 ऑर्गन्स है। इफ वी टॉक अबाउट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन देयर इज अ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्गन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट इज आल्सो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज एमसीक्यू बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, प्रेसिडेंट है, कोई एक ऑप्शन में और डाल दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर या कुछ ऐसा डाल दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट कुछ ऐसा बनाकर डाला जाएगा। बट प्रेसिडेंट इज आल्सो द ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा भी आपके पार्लियामेंट के ऑर्गन कहलाते हैं। सो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन हैं आपके, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन वहीं पर अगर हम हाउस की बात करेंगे तो आपके पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। यानी कि दीज आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड द ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। It is very simple. Now we have to understand what is the meaning of parliament. पार्लियामेंट का मतलब क्या है, तो याद रखना हिंदुस्तान यानी कि हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट क्या है, ये देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, लॉ बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर कल को पार्लियामेंट ये कह दे कि पूरे देश से ब्लैक कलर की कोई शर्ट पहनकर नहीं चल सकता, इसका मतलब ये अगर बना दिया जाएगा, लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ब्लैक कलर कोई कपड़ा पहन के नहीं चल सकता है। इट इज अ पावर ऑफ द पार्लियामेंट, वो बना सकता है। हाँ, ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, कैन अमेंड द लॉ, but until we have to understand it cannot disturb the basic structure of the constitution. If they disturb the basic structure of the constitution, then Supreme Court will come out on that and they will take a decision on. और ये बताया गया है, there is a very landmark case in 1973, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में एक बहुत लैंडमार्क केस आया था सुप्रीम कोर्ट का। आज तक में सबसे ज्यादा जजों की बेंच है जिसमें जज बैठे थे, 13 जज एक साथ बैठे हैं, और इससे बड़ी जजों की बेंच नहीं आई है कभी भी, जिन्होंने डिसीजन दिया है कि लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी। बस ये ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी नियम के खिलाफ, लॉ रूल के खिलाफ आप नहीं जाएंगे। बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं, और अगर जाते हैं तो आपका
उस पर वो सुनवाई करेगा। जैसे वक्फ बोर्ड बनाया गया है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लोग कहना है इट इज अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 15, इट इज अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 25, इट इज अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, बिकॉज वहां रिलीजियस मैटर आ रहा है और रिलीजियस मैटर आएगा तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है एंड द सुप्रीम कोर्ट विल कम आउट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन एंड द प्रोटेक्शन करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर थोड़ा समझते हैं और पार्लियामेंट को हम यहां पर कंक्लूड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं इसको लेंदी ले जाएंगे खींचते हुए, लेकिन आज आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी समझ ली होगी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आपको टच देते हैं और इसके बाद हम चैप्टर को एंड करेंगे। अभी हमारे इतनी सी जानकारी रखनी थी कि पार्लियामेंट क्या है, तो जरा पार्लियामेंट को समझ लेते हैं और इसी टॉपिक से हम एंड करेंगे। तो हमने ये तो देख लिया कि किसी भी कंट्री में क्या सिस्टम हो सकता है, रूलिंग मेथड क्या हो सकते हैं। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं इंडिया में तो इसके 3 ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हुए हैं। आप लास्ट ईयर पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 2 हाउसेज हैं आपके। मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग मैंने आपको लिखी दिया, पार्लियामेंट इज द बॉडी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव हु इज सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नेंस। सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में जो सांसद बन के जाते हैं कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। इसीलिए कौन है? बॉडी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी है। पार्लियामेंट कुछ नहीं है, बस आप इतना समझिए, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद बैठते हैं। उन सारे सांसद जो बैठते हैं उन्हीं को बोला गया पार्लियामेंट। आप घर अगर मैं बोलूंगा तो घर में जब तक लोग नहीं होंगे तो घर कहाँ कहलाएगा? तो जब सारे लोग एक साथ पूरे गैदर्ड हो जाते हैं तो हम बोलते हैं घर बन गया है, वरना फिर मकान और घर में अंतर कहलाया जाएगा। सेम एज इट इज पार्लियामेंट इज नथिंग, कह सकते हो ये देश का सबसे बड़ा घर है। इट इज द बिगेस्ट होम ऑफ द कंट्री, जहां पर लोग बैठते हैं और देश के बेटरमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पे काम करती है। क्लियर है? अच्छा, सो दिस इज द पॉइंट। अब आपको ये आइडिया चल चुका होगा। अब लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं लोकसभा के बारे में और यहीं से टॉपिक को एंड करते हैं। लोकसभा के बारे में अगर आप देखेंगे, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, यानी कि 2 हाउसेज हमारे। तो पहले हम लोकसभा का डिस्कशन करने वाले हैं। लोकसभा की बात करें अगर हम, हेडिंग आप डाल सकते हो और यहीं से आप नोट्स बनाना चालू करिएगा, प्रॉपर चलने वाले हैं। मैं आपको चाहे तो पूरी पीपीटी एक बार आपको हल्का सा दिखा देता हूँ जिससे आइडिया लगेगा। हम पहले लोकसभा के बारे में देखेंगे, फिर लोकसभा का कंपोजिशन देखने वाले हैं कि लोकसभा कितने सांसद हो सकते हैं, लोकसभा का क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे वैकेशन ऑफ सीट्स, कितनी तरीके से लोकसभा की सीट्स खाली हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कोई सांसद आज चुन कर गया हो और कल ही डेथ हो जाए उसकी, ये तो पॉसिबल है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई ऐसा है नेचुरल डेथ भी संभावना है, या किसी कारण से उसे हटा दिया गया हो। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति सांसद बना, शाम को उसका माइंड अपसेट हुआ, नहीं यार सांसद नहीं बनना, बंधक बन जाएगा, उसने रिजिग्नेशन मार दिया। इट मे बी पॉसिबिलिटीज। तो किस तरीके से वैकेशन ऑफ सीट्स हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्म्स होते हैं लोकसभा के बारे में, जैसे कोरम क्या होता है, विल डिस्कस। बोर्ड के पॉइंट है सारे, क्वेश्चन आर क्या होता है, कितने टाइप से होता है, 0 आर क्या होता है, बोर्ड में भी आ चुका है। इस तरीके से हम चैप्टर को आगे लीड करते हुए चलेंगे और हमारा टॉपिक यहाँ से कवर अप होता जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बात करेंगे तो वो फिर ओवर हो जाएगा। सो आई थिंक ये हमारे लिए सफिशिएंट था, इतना क्लियर है। तो आज से हम इस स्लाइड को यहीं पर रोकेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको कैरी ऑन करिए, क्योंकि सिविक्स और हिस्ट्री का कंटेंट बहुत कम आपको मिलता है यूट्यूब में, और हम प्रयास करेंगे कि आपको सिविक्स हिस्ट्री का पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज देंगे। और अगर आप प्रॉपर तरीके से सारी सीरीज को फॉलो करते हुए चल रहे होंगे तो आई होप कि वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। 80 में मैं कह सकता हूँ बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर जरूर कवर करने वाला हूँ। आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नए दिन नए शुरुआत के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।